मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। मैं अमन सिंह। आज मेरा टॉपिक है मिरर, यानी कि दर्पण क्या होता है। आज हम दर्पण के बारे में सीखेंगे। मिरर क्या होते हैं। तो दोस्तों, दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने? दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से हम सीखते हैं दो कौन से होंगे। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। इसमें दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। हमने कई बच्चों को देखा है, यहाँ से पेपर में आता है दर्पण कितने होते हैं, तो बच्चे लगा देते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी कि वो तो गोलीय दर्पण के भाग होते हैं। दर्पण वास्तव में कितने होते हैं, तो होता है एक समतल एक गोलीय। अब गोलीय में पढ़ते हैं हम उत्तल दर्पण, दूसरा पढ़ते हैं अवतल दर्पण। हम ये दोनों दर्पण को पढ़ते हैं किस गोलीय दर्पण के अंदर। जो ये समतल दर्पण होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? समतल, यानी कि ऐसा होगा। परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा। ये आपका क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ, यानी कि परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? ये समतल होगा। और यहां पे आते हैं तो इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? उभरे हुए तल से इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। ऐसे परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? उभरे हुए तल से होता है। इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये ऐसे होगा, ये ऐसे, यानी कि इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? उभरे हुए तल से होता है। तो वो कौन सा दर्पण हुआ? उभरे हुए तल से दिखाई देता है, उभरी हुई सतह से होता है। तो ये कौन सा? उत्तल दर्पण होगा। इसमें क्या होगा? इसमें उभरी थी तो इसमें दबी हुई सतह से, इसमें उभरा हुआ तो इसमें दबी हुई सतह से जो होता है उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण ऐसा कुछ होगा। ऐसे ये देखिए, दबी हुई सतह से अंदर से है और इसमें क्या है? उभरी, यानी कि ऊपरी वाली तल से है। तो ऊपर जब होगा उत्तल दर्पण ऐसा बनता है और अवतल दर्पण ऐसा बनता है। तो ये सीख लेते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं जो समतल दर्पण है। समतल दर्पण के बारे में कुछ जान लेते हैं। समतल दर्पण वास्तव में क्या होता है? इसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो परावर्तक के उपयोग क्या हैं। इसका उपयोग क्या होता है? इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है चेहरा देखने में, यानी कि सबके घरों में होता है, हर किसी के घर में होता है। जो मिरर होता है चेहरा देखने का, वो कैसा होता है? तो वो समतल दर्पण होता है। कैसा? वो एक समतल दर्पण होता है। अब इसके बाद इसकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। इसकी विशेषताएं, यानी कि जो समतल दर्पण होगा इसकी विशेषताएं क्या हैं। जो समतल दर्पण होगा इसकी विशेषता यह है कि जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब क्या होता है? जितनी भी कोई वस्तु होती है, जैसे कि मान लेते हैं ये आपकी वस्तु जो अगर 4 मीटर की है, ये कोई वस्तु 4 मीटर की है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 4 मीटर का ही बनेगा। यानी कि जो वस्तु होगी और प्रतिबिंब, समतल दर्पण के द्वारा वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई समान होती है। जितना वस्तु की लंबाई होगी, प्रतिबिंब उसी आकार का होगा। ठीक है। और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो वो बनता कैसा है? तो वो बनता है आभासी और सीधा। यानी कि जो बनता है प्रतिबिंब वो वस्तु और की लंबाई के बराबर होता है। वस्तु की लंबाई के बराबर होने के बाद इसके साथ होता है जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा होगा। यानी कि जो फेस देखते हैं सुबह मॉर्निंग में मिरर के सामने, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी और सीधा बनता है। इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं,
समतल दर्पण, समतल दर्पण की क्षमताएं देख लेते हैं। यह है आपका समतल दर्पण। इसकी क्षमता क्या होती है और फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी, जो क्षमता होती है समतल दर्पण की वो शून्य होती है। कितनी? वो समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है और जो फोकस दूरी होती है ये अनंत होती है। फोकस दूरी अनंत होती है। इसके बाद जैसे समतल दर्पण होता है, ये जैसे आपका समतल दर्पण रखा हुआ है एक ये, और ये एक समतल दर्पण है। एक समतल दर्पण ये है और एक ये है। इसके बीच एक थीटा कोण है, यानी कि थीटा 90 अंश का है, क्योंकि एक सीधी रेखा में एक अभिलंब डाल रहा है। तो ये कैसा होगा? तो 90 अंश का होगा। इसमें पूछेगा आपसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे समतल दर्पण होता है उसमें से आप 2 समतल दर्पण रखे होंगे, उनमें से पूछेगा आपसे इसके द्वारा प्रतिबिंब कितने बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूला याद करना है। फार्मूला कुछ नहीं है दोस्त, पहला है 360 बटे थीटा, यानी कि जब सम होगा तब 360 बटे थीटा, यानी कि यहाँ से जो मान निकालते हैं ये होगा, और विषम के लिए यही होगा। सेम देखियो 360 बटे थीटा, यानी कि जब पर मान रखते हैं, मान जब सम आता है यहाँ पे और इसमें मान लिया विषम आ रहा, विषम आने पर जितने मान आएगा इसका प्रतिबिंब उतने ही बनेंगे, प्रतिबिंब उतने ही बनते हैं। यदि सम आता है मान, तो जितने प्रतिबिंब आएंगे उनमें से एक घटा देते हैं, यानी कि जो सम संख्या आएगी उसमें से एक घटा देते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या निकल आती है। जैसे कि हम इसको हल करते हैं, इसको हल करने के साथ यहाँ पे मान लिया 90 अंश का कोण है, यहाँ से मान रखे हम 360, ये मैंने 360 रखा और नीचे कितने अंश का कोण बनना है? 90 अंश का थीटा अंश कोण बना रहा है। जी 0 से 0 काट दे, 9 से 4 भाग गया 36 में, तो मान कितना आ गया? 4। ये अब दोस्तों बता दीजिए सम है या विषम? तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, ये मान है सम आपका। ये मान कैसा है? सम है। मैंने सम की कंडीशन बताई है, जब सम मान आता है तो ये मान लिया प्रतिबिंब कितने? 4 निकल के आए। ये क्या है? ये आपके प्रतिबिंब हैं। लेकिन प्रतिबिंब नंबर 4 निकल के आया। कितने दोस्तों? 4 हैं। इसी जगह 5 आ जाता तो प्रतिबिंब आप लगा देते हैं 5 ऑप्शन पे। इसमें से 4 ऑप्शन नहीं लगाएंगे, 4 नंबर जो प्रतिबिंब होगा उसको ऑप्शन पे नहीं क्लिक करेंगे। आप क्लिक करते हैं, इसमें से जो सम आता है सम में से 1 घटा देते हैं। जितना मान आया है 4 निकल के आया, 4 में से 1 घटा देते हैं, मान निकल के आएगा 3। यानी कि जो 90 अंश का कोण बनाएंगे, जो समतल दर्पण रखे होंगे उसके द्वारा जो कोण बनेगा 90 अंश का, उसमें से कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो वो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस आपका सम का। एक और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां से ले लेते हैं ये समतल दर्पण रखा हुआ है और एक ये समतल दर्पण रखा हुआ है। इसके अंश बीच का कोण कितना है? 60, यानी कि 60 अंश का कोण है। तो यहां से आप मान निकालिए। तो यहां से मान निकालते हैं 360,
बटे थीटा का मान कितना है 60, तो 60 रख देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 का 36, मान निकल के आया 6, प्रतिबिंब निकल के आया 6। लेकिन 6 एक ऐसी संख्या है, एक सम संख्या है, सम होने के साथ इसमें से एक घटा देते हैं, 6 में से एक घटा देंगे तो यहाँ से मान निकल के आता है 5। प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे 5। प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 2 समतल दर्पण उनके द्वारा जैसे 60 अंश का कोण बनाया जा रहा है तो उसमें से कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसमें से बनते हैं 5 प्रतिबिंब। दोस्तों कितने, 5 प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये 2 दर्पण बचे हुए हैं, इनको भी इसी प्रोसेस में खत्म कर लेते हैं। एक होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो मैंने अभी बताया था जो उत्तल दर्पण होता है वो होता है उभरी हुई सतह से। उत्तल दर्पण कैसी उभरी हुई सतह से होता है, ये ऐसा मैंने बताया था। और जो अवतल दर्पण होता है वो दबी हुई सतह से होता है। वो कैसा, दबी हुई सतह से होता है, ये ऐसे। ठीक है, ये बात क्लियर। जो यहाँ पे देखिए, जो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण के द्वारा छोटी वस्तु, जीवन में नहीं भूलेंगे, छोटी वस्तु, इसमें बनता है बड़ा प्रतिबिंब। छोटी वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है, बड़ी वस्तु और छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, छोटी वस्तु बड़ा प्रतिबिंब। और इसके आगे जैसे जाते हैं तो यहां से मिलता है, यदि आप दाढ़ी बनाने वाला मिरर देखा हो, दाढ़ी बनाने वाला शीशा, कौन सा, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, दाढ़ी बनाते समय देखने वाला दर्पण जो होता है उसे यूज जिस करते हैं, उसमें से छोटे छोटे जो अगर दाने होते हैं वो भी आप दर्पण पे दिखाई देते हैं। यानी कि छोटी वस्तु होता है उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के काम आता है। इसमें क्या होगा, छोटी वस्तु बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि जो शीशा होगा बाइक का साइड वाला, तो छोटी सी, इतना बड़ा छोटा हो, इतना बड़ा शीशा होता, ये क्या है, मान लिया शीशा है, ये आपका शीशा है, इसमें से ये बड़ा सा ट्रक है आपका, मान लेते हैं ये क्या है, ये आपका ट्रक है, और ये ट्रक आपके शीशे में आ जाता है। यहाँ से आप सीखते हैं जो छोटी वस्तु होगी और बड़ा प्रतिबिंब, बड़ी वस्तु होगी ट्रक, यानी कि छोटा प्रतिबिंब। आप बड़ी वस्तु को एक छोटे प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं, तो वो होता है उत्तल दर्पण। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट फिर बनता है। अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। अमन सिंह।